पोखरे की चुड़ैल। बलुई पर एक पोखरा था जिसके चारों तरफ शीशम और महुए के पेड़ थे। दोपहर के समय वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे पोखरे पर एक चुड़ैल है जो अक्सर लोगों को दिखाई पड़ती है। बात उन दिनों की है जब हम बनारस में रहते थे। मैं शायद 10 साल का था। मेरी बड़ी बहन 12 साल की थी। हमारा गांव सरैया जौनपुर जिले में था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। ताऊजी, चाचा सब लोग अलग अलग शहरों में नौकरी करते थे। गांव में पापा के चचेरे भाई ही रहते थे। सबसे बड़े ताऊजी वैद्य थे। उनको पूरे गांव वाले डॉक्टर साहब बुलाते थे। हर साल ही कोई ना कोई शादी पड़ती तो हम भाई बहन बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि ऐसे मौकों पर सबसे अधिक मस्ती बच्चे ही करते हैं। सारे भाई बहन, चाचा, ताऊ, बुआ सबके बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक बार डॉक्टर बाबू की बेटी की शादी थी। शादी हो गई, अधिकांश लोग चले गए। हमारा परिवार और एक दो चाचा बुआ का परिवार ही बचा था। गर्मी का समय था। सब लोग दोपहर में सोते थे, पर हम बच्चों की आंखों में कहाँ नींद होती थी। हम तो इसी इंतजार में रहते थे कि सब लोग सो जाएं और हम बाहर निकलें। पर समस्या होती थी कि बाहर निकले कैसे। बाहर वाले दरवाजे के पास डॉक्टर बाबू का कड़ा पहरा होता था और पिछले दरवाजे पर बड़ी दादी का। पिछला दरवाजा जहाँ था वहाँ एक कोठरी थी जिसमें एक चक्की थी और धान कूटने वाली ओखरी थी। जब दादी से मिलने गांव की औरतें आती तो अक्सर उसी कोठरी में बैठती। वही एक रास्ता था जिसमें से हम बाहर निकल सकते थे। वो रास्ता एक कोलिया में खोलता था। मैं, बुआ की बेटी प्रतिमा, दीदी, चाचा की बेटी बेबी, मेरी मामा की बेटी साधना और एक हमारे ताऊ जी का बेटा मुन्ना, हम सब एक ही कमरे में बैठे थे। उस दिन मुन्ना ने कहा, चलो आज हम लोग बलमा की पाही पर चलकर आम खाएंगे। उसका नाम बलमा की पाही क्यों था कभी समझ में नहीं आया। हम सब मौके की तलाश में बारी बारी से झांक आते कि कौन सा रास्ता निकलने लायक है। कई बार तो इंतजार करते करते ही सब लोग उठ जाते। एक दिन पिछले दरवाजे पर मुन्ना देखकर आया और सबको इशारा किया कि रास्ता साफ है, वहां कोई नहीं था। हम सब चुपके से निकल गए। मुन्ना मुझसे 1 साल बड़ा था, लेकिन अपने आप को नेता समझता था, क्योंकि वही एक था जिसको गांव के बारे में पूरी जानकारी थी। बाकी हम सब तो शहरी बच्चे थे, किसी को ज्यादा पता नहीं था। कोलिया से निकलकर मुन्ना की ही अगुवाई से सब उसके पीछे भागे। एक ही सांस में हम बलुई पर पहुंच गए। वहां जाकर मुन्ना बोला, ठहरो, थोड़ा सुस्ता लें। तुम लोग बलुई के पास जो पोखरा है ना, उसके पास जब जाना तो हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलना, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल है जो बच्चों को पकड़ लेती है। जब हम सब ने सुना तो आगे जाने का इरादा धराशायी हो गया। चलो घर चलते हैं। लेकिन मुन्ना बोला, अरे मैं तो बहुत बार आया हूँ, कुछ नहीं होगा, चलो बस पोखरे के पास से भागते हुए निकलेंगे और हनुमान चालीसा बोलते हुए जाएंगे। सब किसी तरह तैयार हुए। उन दिनों लगभग सभी बच्चों को हनुमान चालीसा याद ही रहती थी। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलते हुए पोखरे के दूसरे छोर पर पहुंच गए। सब ठीक था। थोड़ी देर लगा सामान्य होने में। फिर हमारी टोली बलमा की पाही की तरफ निकल पड़ी। हम वहां गए, खूब आम तोड़े, छोटे छोटे आम्रपाली के पेड़ में चढ़े, आम खाए। आते समय जो वहां की देखभाल करने वाली अम्मा थी, उन्होंने हमें खूब सारे आम दे दिए। सबने अपनी फ्रॉक में आम भर लिया।
मुन्ना और मैंने पॉकेट में आम भर लिया। फिर हम लोग वहां से निकल पड़े। हमने इतनी मस्ती की थी कि बलुई पर लौटते समय हम वो चुड़ैल वाली बात बिल्कुल ही भूल गए थे और हम पोखरे पर पहुंच गए थे। जब हम पोखरे के पास पहुंचे तो हमें लगा कि पोखरे में कोई छपाक से कूदा। मुन्ना बोला, लग रहा है कोई पोखरे में नहाने के लिए कूदा है। उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आया था कि पोखरा पार करते समय हम कितनी तेजी से भागे थे और हनुमान चालीसा बोलते हुए गए थे। जब हम पोखरे के किनारे किनारे होते हुए रास्ते के बीचों बीच पहुंचे तब हमने देखा कि पोखरे के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी जिसके बाल खुले हुए थे और सारे बाल सामने की तरफ थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा कर निकली थी। अचानक जब उसने अपने बाल पीछे की तरफ झटके तब उसको देखकर हम सभी डर के मारे कांपने लगे। ये तो वही चुड़ैल थी। उसकी लाल लाल आंखें, डरावनी शक्ल और बड़े बड़े दांत देखकर तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उस दोपहरी के ऐसे निर्जन स्थान पर कोई दूसरा दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सबके फ्रॉक में इतने सारे आम बंधे थे जिसके वजह से दौड़ने में मुश्किल हो रही थी। हम जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते हुए भागे, लेकिन वो चुड़ैल हमारे पीछे पीछे आ रही थी। वो बोलती जा रही थी, रुक जाओ, मैं आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुन्ना ने कहा, भागते चलो, कोई पीछे पलट कर मत देखना। जो पीछे पलट कर देखेगा वो उसी को पकड़ेगी। हमने पीछे नहीं देखा पर सारा आम वहीं गिर पड़ा। जब हम लोग भागते भागते अपने घर की कोलिया में आ पहुंचे और दरवाजे से अंदर घुसे तभी दीदी की कड़कदार आवाज आई, कहाँ से आ रहे हो तुम सब बच्चे? बेबी सबसे छोटी थी। वो दौड़कर दादी की गोद में चिपक गई। दीदी ने जब दादी को बताया कि पोखरे पर क्या हुआ तब दादी का सारा गुस्सा परेशानी में बदल गया। दादी डॉक्टर बाबू को बुला कर लाई। उस समय हमें किसी ने नहीं डांटा। डॉक्टर बाबू ने हम सभी बच्चों को शहद में मिलाकर कोई दवा खिलाई और अपने हॉल वाले कमरे में सुला दिया। हम शायद पूरी रात सोते रहे। दूसरे दिन दादी, डॉक्टर बाबू, बुआ सबके सामने हमें उठक बैठक करनी पड़ी और कभी भी अकेले उधर ना जाने के लिए कसम खानी पड़ी। तब जाकर हमें माफी मिली। उसके बाद तो हम कई बार गांव गए पर बलुही और बलमा की पाही पर नहीं गए। बड़े होने पर गांव जाने का मौका ही नहीं मिला। कभी जाऊंगा तो सबसे पूछूंगा कि क्या अभी भी वो चुड़ैल वहां रहती है जिसकी वजह से ही हमारा गांव जाना लगभग खत्म ही हो गया था। एक दिन रघु और चंद्रा सामान खरीदने के लिए शहर जाने के लिए निकल रहे थे। रघु ने माँ से कहा, माँ, हम लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए शहर जा रहे हैं। आप घर का ध्यान रखना। वहीं पर बड़े भैया के घर पर भी उनसे मिल लूंगा। घर में दादी और बेटी सुधा रह गए थे। शाम होने को थी। दादी अंदर चली गई और सुधा बाहर खेलने के लिए निकल गई। बेटी सुधा, कहीं दूर मत जाना, यहीं आसपास खेलना। ठीक है दादी, मैं आती हूँ। सुधा अकेले खेल रही थी। इतने में उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वे औरत धीरे धीरे सुधा के पास आ गई। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुधा है। बड़ा ही प्यारा नाम है बेटा। तुम अकेले खेल रही हो? मेरी सहेली कंचन अभी तक आई नहीं, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? बिटिया, मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ। चाची कहो। सुधा की सहेली के बारे में सुनकर औरत सोचने लगी, चाची क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी सहेली भी तुम्हारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। सुधा बिटिया, नदी की सैर करोगी? नहीं नहीं चाची,
दादी ने दूर जाने से मना किया है। नदी के किनारे नाव वाली चुड़ैल रहती है। मैं तुम्हारी दादी को जानती हूँ, उनको समझा दूंगी। फिर नाव वाली चुड़ैल तो जलकर मर गई है, अब किस बात का डर है। नदी किनारे मैं तुम्हें फल भी खिलाऊंगी। ठीक है चाची, मैं आपके साथ आती हूँ। सुधा उस औरत के साथ नदी किनारे पहुँच गई और उस औरत ने उसे फल खिलाए। फिर नाव में बिठाकर नदी में घुमाना शुरू कर दिया। बीच बीच में उस औरत का चेहरा लाल हो रहा था और वह मुंह फेर रही थी। चाची, तुम्हारा मुंह लाल क्यों हो जाता है? बिटिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, इसलिए मुंह लाल हो जाता है। चाची, मेरी सहेली कंचन आ गई होगी, उसको भी यहाँ लेकर आ जाऊं? कंचन का नाम सुनकर उस औरत के चेहरे पर खुशी दौड़ने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 1 से भले 2 और 2 से भले 3। जाओ, उसे भी लेकर आओ, किसी को बताना नहीं। क्यों चाची? हम 3 जन आराम से इस नाव में सफर कर सकते हैं। उसे जल्दी लेकर आओ, मैं नदी के बीच में तुम्हें एक बहुत बड़ा कमल भी दिखाऊंगी। ठीक है चाची, मैं कंचन को लेकर तुरंत आ जाऊंगी। उस औरत का चेहरा खिल उठा था। सुधा किनारे पर उतरी और भागते हुए कंचन को लाने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद सुधा कंचन को लेकर आ गई और उस औरत के साथ नाव पर बैठ गई। नाव नदी में आगे बढ़ने लगी। नदी के किनारे एक पंडित जी ने उन तीनों को नाव में देख लिया। पंडित जी का माथा ठनक गया। वे समझ गए कि दाल में कुछ काला है। नाव जब कुछ आगे बढ़ी तब अचानक वह औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। चाची, आपका चेहरा कैसे बदल गया? मैं कोई चाची वाची नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। आज अच्छा हुआ तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेली भी आ गई। हमें छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई थी और ज्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम दोनों की वजह से ही तो अब मेरी शक्ति बढ़ेगी। दोनों बच्चियां नदी के अंदर होने के कारण भाग भी नहीं सकती थी। वे अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। हे भगवान, हमें बचा लो, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इतने में चुड़ैल ने देखा पंडित जी कुछ गांव वालों के साथ एक दूसरी नाव में बैठकर नदी में आ रहे हैं। चुड़ैल अपनी नाव तेजी से आगे बढ़ाना चाहती थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। चुड़ैल नाव तेजी से भगाना चाहती थी, लेकिन सफल नहीं हो रही थी। उसने दोनों बच्चियों को पकड़कर नदी में गिराना चाहा, लेकिन मंत्र शक्ति के प्रभाव से उसकी शक्ति कमजोर हो गई। पंडित जी ने अपने दिव्य मंत्र का प्रयोग किया और जैसे चुड़ैल बंध सी गई। उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, वह गुस्से से लाल पीली हो रही थी। पंडित जी और गांव वालों की नाव करीब आ चुकी थी। ए दुष्ट चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म हुआ। इन दोनों बच्चियों को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत जलाना। आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बच्चियों, तुम दोनों जाओ। गांव वालों ने दोनों बच्चियों को चुड़ैल की नाव पर से अपनी नाव पर ले लिया। दोनों बहुत डरी हुई थी। ए चुड़ैल, तू वापस कैसे आ गई? आपके गांव वालों ने तो मुझे जलाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि नाव में आग लगने पर मैं नदी में कूद गई थी। गांव वालों ने सोचा कि मैं जल गई, दरअसल नाव जल गई, मैं बच गई। तू बच्चों को क्यों पकड़ती है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, इन्हें भी मैं चुड़ैल बनाना चाहती थी। आपने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब तू यहाँ से सदा के लिए चली जा। अगर तू वापस आई तो मैं तुझे जला दूंगा। पंडित जी, ये चुड़ैल फिर से वापस आ जाएगी। मैंने ऐसे मंत्र से इसे बांध दिया है कि अब ये कभी वापस नहीं आएगी। अगर आई भी तो ये किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इस तरह से पंडित जी और गांव वाले दोनों बच्चियों को नाव वाली चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाकर गांव में वापस आ गए।